सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बाबा साहब के आंदोलन को समझने का यही एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से, बाबा साहब के विभिन्न लेख, बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण हम आप तक नियमित। अंबेडकर संदेश में कभी बात होती है महान सत्याग्रह की, तो कभी बात होती है गोलमेज सम्मेलन की, कभी बात होती है मन स्मृति दहन की, तो कभी बात होती है भारतीय संविधान की, और कभी लेकर आते हैं बाबा साहब के ऐसे स्पीचेस जो बुद्धिज्म को लेकर क्रांतिकारी स्पीचेस बाबा साहब के होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ नियमित आप जुड़े रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलेगा एक बड़ा संदेश, और ऐसा संदेश जो समाज के जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम सभी एक बात मानते हैं कि बाबा साहब जिस समय संघर्ष कर रहे थे, और जिस समय चाहे वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात, हम चूँकि 1931 का स्पीच लेकर उपस्थित हुए हैं, तो उस दौरान चूँकि बाबा साहब ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलितों के नेता के रूप में नेतृत्व प्रदान किया था, और ऐसे में इतना संघर्ष करके बाबा साहब वहाँ तक पहुँचे थे। तो हम सभी इस बात को मानते हैं कि उस दौरान, जिस दौरान प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930-31 में, बाबा साहब की आलोचना नहीं होती होगी, किसी तरह की कटु आलोचना नहीं होती होगी, ऐसा हम सभी मानते हैं। और हम आपको बता दें, यदि हम ऐसा मानते हैं कि बाबा साहब की आलोचना नहीं होती थी, तो हम सभी लोग गलत हैं। बाबा साहब की कटु आलोचना होती थी उस समय, और आश्चर्य होगा आपको ये बात जानकर कि बाबा साहब की आलोचना करने वाले दूसरे समाज के लोग नहीं होते थे, अपने ही समाज के लोग होते थे, दलित ही होते थे, अस्पृश्य ही होते थे। ऐसे में आज विचार करना होगा कि क्या हम मजबूती के साथ जब आंदोलन बढ़ा रहे होते हैं, डॉक्टर अंबेडकर मिशन पर आगे बढ़ रहे होते हैं, तो जब बाबा साहब को लोगों ने कटु आलोचना से नहीं छोड़ा, तो क्या हम आप सभी को छोड़ सकते हैं? इसलिए बाबा साहब के आज के स्पीच से ये गाइडलाइन हमें मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा कि हम विषम परिस्थितियों में, जब हमारे समाज के ही लोग हमारी कटु आलोचना कर रहे हों, बेहुदे आरोप लगा रहे हों, तो ऐसे में भी हमें आगे बढ़ना है या रुक जाना है। बाबा साहब के आज के स्पीच से हमें निश्चित रूप से बड़ा मार्गदर्शन मिलने वाला है। अब हम आपको बता दें कि बाबा साहब की आलोचना करता कौन था, अपने समाज के, आखिर वो कौन सी जात थी। वो जात के लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे जो बाबा साहब का कटु आलोचना करते थे, विरोध करते थे, और सिर्फ स्वयं नेता बनने के चक्कर में। ये सारे शब्द हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे सम्मानित साथियों। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में खुलकर बाबा साहब बोले हैं इस विषय को लेकर। इसलिए आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि बाबा साहब के शब्दों में जो पावर है, उस पावर को महसूस कीजिएगा साथियों। लेकिन इससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को शुरू करें, हम आपको बता दें, इसी वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो इसी कंटेंट से संबंधित होगा। इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा, ताकि उस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकें, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देना होगा। आने वाले समय में जो आपके स्थानीय स्तर पर जो सेमिनार होंगे आवाज का के, अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा, उसमें आपका जरूर सम्मान किया जाएगा। इस हेतु आपका हम नाम लिस्ट आउट कर रहे हैं साथियों।
आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा हमेशा की भांति बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से विषय अस्पृश्यों को आपस में भिड़ाने वाले हित शत्रुओं की कारस्तानी पहचानिए। यानी कि अस्पृश्यों को आपस में कौन है वो जो भिड़ाता है, उनको हमें पहचानना होगा, उनकी कारस्तानी को पहचानना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पेज नंबर 251 से 254 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। शुक्रवार दिनांक 29 मई 1931 के दिन मुंबई के डिलाहिल रोड पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में अस्पृश्य वर्ग की सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी। सभा में कम से कम 5-6 हज़ार लोग इकट्ठा हुए, 400-500 महिलाएं भी उपस्थित थीं। स्वयं सेवकों के विभिन्न दलों ने सभा स्थल पर सही ढंग का प्रबंधन और अनुशासन रखा था। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर ने करीब घंटे भर तक भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, आज की सभा का कोई तय कार्यक्रम नहीं है। ये सभा का आयोजन करने का कोई खास प्रयोजन न होने के कारण यहाँ आना मैं टालने वाला था, लेकिन सभा के आयोजकों ने ऐसा आग्रह किया कि इस तरह पीछे पड़े रहे कि मुझे आना ही पड़ा। कोई खास वजह न होने के कारण इतने अधिक लोग इकट्ठे होंगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। यदि मैं नहीं आता तो यहाँ इकट्ठा 5-6 हज़ार लोगों का दिल टूट जाता। लोगों की आपके बारे में जो राय है वह कितनी तीव्र, जागृत और जीवंत है, ये जानने के लिए इस तरह की सभाएं एक तरह से बेहद उपयुक्त साबित होती हैं। सभा का विषय तय नहीं था, इसलिए मुझे क्या बोलना है ये मैं सोच ही रहा था। हालांकि नेताओं के एकजुट होने से संबंधित जो प्रस्ताव यहाँ सभा में रखा गया है और जिस पर यहाँ उपस्थित वक्ताओं ने बोलते ही आपसे पहले जो भाषण दिए हैं उन्हें सुनकर यहाँ क्या बोलना है समय उचित होगा, इसका मुझे पता चल चुका है। उसी आधार पर मैंने अपना विषय चुना है। किस तरह से मेरे सम्मानित साथियों, अचानक यदि आपको भाषण देना हो तो निश्चित है कि पूर्व के वक्ताओं के द्वारा बोले गए उनके भाषण, उनके स्पीच के द्वारा वहीं से आप विषय तय कर सकते हैं। कितना त्वरित गति से बाबा साहब ने विषय तय कर लिया और क्या कुछ उस विषय पे बोलने वाले हैं, आइए हम लोग देखते हैं। अपने अस्पृश्य समाज के लोग मुझ पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। उनकी आलोचनाओं का आज के भाषण में जवाब देने की मैंने ठान ली है। अन्य वर्ग के लोगों और पत्रकारों द्वारा की गई आलोचना, टीका टिप्पणी का मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा। उनकी आलोचना का स्वरूप, कारण और उद्देश्य के बारे में हम में से अनेकों को पता है। उनकी आपत्तियों के बारे में समय समय पर मैं बोलता रहा हूँ। कारण रहेगा या उसके उद्भव होने पर आगे भी मुझे बार बार ये काम करना होगा। आज मैं सिर्फ अस्पृश्य व्यक्तियों में से कुछ लोगों द्वारा ध्यान दीजिएगा शब्दों पर लगाए गए आरोप कैसे खोखले और बेबुनियाद हैं, ये मैं आज यहाँ बताने जा रहा हूँ। अस्पृश्यों की जातियों के द्वारा मुझ पर 2 तरह के आरोप लगाए जाते हैं। खासकर चमार आदि अस्पृश्य वर्ग के कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की जाति महार होने के कारण अस्पृश्य वर्ग को जो सहूलतें मिलनी हैं उन सहूलतों और सुविधाओं का सारा मलिदा वे अपनी महार जाति को ही खिलाने वाले हैं। चमारों को वे उसमें से कुछ मिलने नहीं देते। ये गंभीर आरोप लगाया गया बाबा साहब पर। बाबा साहब क्या जवाब देते हैं ये बड़ा दिलचस्प होगा, अंत तक वीडियो को सुनिएगा सम्मानित साथियों। ये आरोप इतना निराधार है, बाबा साहब कहते हैं झूठा है, कि पहले तो इसकी तरफ ध्यान देना ही मुझे गैर जरूरी लगा। मेरे साथ मतभेद रखने वाले लोग बाकी समाज में हैं, वैसे ही चमार आदि अस्पृश्य वर्गों में भी होंगे, ये मैं जानता हूँ। हालांकि कोई भी विचारवान, ईमानदार और जिम्मेदार चमार इस तरह के नीच और झूठे आरोपों से सहमत होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। राष्ट्रीय अखबार के पन्नों में जो चटपटा वर्णन पढ़ने में आए उसे पता चला कि चमारों के भले माने जाने वाले कुछ नेताओं के मुंह से ये आपत्तियां निकली हैं। राष्ट्रीय अखबार की ये खबरें अगर सच हैं तो मुझे इन चमार मंडलियों के बारे में सचमुच बड़ा खेद महसूस होता है। सामान्य साथियों, चूँकि ये शब्द बाबा साहब के हैं, डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 के हैं, इसलिए हम शब्दों में कोई फेरबदल नहीं कर सकते। हूबहू भाषण बाबा साहब का हमेशा लाते हैं और आज भी हूबहू भाषण बाबा साहब का आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं।
आप भी अवलोकन कर सकते हैं, पेज नंबर हमने पहले ही आपको बता दिया है। बाबा साहब कहते हैं, मुझ पर इस तरह के झूठे और निराधार आरोप लगाकर उन्होंने अपना इस हद तक अधःपतन नहीं करवाना था। मेरे बारे में आलोचना करनी ही थी तो भी कोई और मुद्दा निकाल लाते या कोई और बहाना ढूंढते। सहूलियतों का चूरमा मैं बस महारों को ही खिलाता हूँ और चमार आदि को केवल पत्तों से पहुँचता। ये मुझ पर लगा आरोप इतना निराधार है कि इसके झूठे होने का प्रमाण मैं किसी को भी दे सकता हूँ। बाबा साहब कहते हैं, ठाणे, पुणे, सोलापुर, सातारा आदि जिन जिलों के साथ मेरा निकट परिचय है, ऐसे जिलों में भी म्यूनिसिपैलिटी, लोकल बोर्ड्स, स्कूल बोर्ड आदि में जो सदस्य एक्सप्रेसियों की तरफ से जाते हैं, उन प्रतिनिधियों के बारे में, उनकी जात के बारे में खोजबीन की जाए तो पता चलेगा कि महारों को ही लाभ का सारा चूरमा खिलाने वाला आरोप कितना झूठा, बेबुनियाद, बदमाशी भरा और दुष्टता भरा है। इस बारे में किसी को भी यकीन आ जाएगा। अन्य जिलों की तरह ही ठाणे जिले में भी महारों की जाति बड़ी संख्या में है। इस जाति में लायक लोगों के होने के बावजूद ठाणे म्यूनिसिपैलिटी में, लोकल बोर्ड में, स्कूल बोर्ड में जो एक्सप्रेस सभासद प्रतिनिधि हैं, उनमें एक भी महार जाति का प्रतिनिधि नहीं है। औरों की तुलना में महारों की संख्या अधिक है, उनमें अधिक जागृति भी हुई है। पुणे म्यूनिसिपैलिटी में भी दोनों चमार जाति के ही प्रतिनिधि हैं। सतारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी एक भी महार जाति के प्रतिनिधि नहीं है। धारवाड़, बीजापुर आदि कन्नड़ इलाके में भी यही हाल है। इस प्रकार स्थानीय संस्थाओं में स्पर्शियों के प्रतिनिधि के तौर पर केवल महार जाति के लोग ही भरे हुए हैं। ये आरोप पूरी तरह से झूठा और निराधार है। बाकायदा बाबा साहब यहाँ प्रमाण देते हैं। प्रत्यक्ष व्यवहार में पुलिस विभाग एक्सप्रेस समाज के लिए बंद ही था। काउंसिल में जाने के बाद इस सवाल को मैं और मेरे सहकारी मित्र डॉक्टर सोलंकी ने काफ़ी प्रमुखता दी। हमने कोशिश की कि पुलिस विभाग अस्पृश्यों के लिए खुल जाए। उस कोशिश को सफलता मिली और अस्पृश्यों के लिए पुलिस विभाग के दरवाजे खुलने के बारे में सरकारी प्रस्ताव हाल ही में प्रकाशित हुआ है। उसके अनुसार वरिष्ठ दर्जे के पुलिस अधिकारी के पद पर पहले अस्पृश्यों की जो नियुक्ति हुई है वह चमार जाति के व्यक्ति की हुई है। हम चाहते तो उस पद पर महार व्यक्ति की नियुक्ति हो सकती थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अस्पृश्य वर्ग में महार जाति बहुसंख्यक है। चमार आदि अल्पसंख्यक जातियों का विश्वास अर्जित करना उसका कर्तव्य है, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसीलिए जो भी सुविधाएं मिलती हैं उनका बड़ा हिस्सा महार समाज के लोगों की नाराज़गी सहकर भी मैं चमार आदि अल्पसंख्यक जातियों को मिले, इसका ध्यान रखता हूँ। इस बारे में मेरी गोली खाने के लिए महार और रोटी खाने के लिए चमार, ये नीति है कहकर मुझ पर टीका टिप्पणी करने वाले, मेरी आलोचना करने वाले, मुझ पर गुस्सा होने वाले कई लोग महार जाति में हैं। बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं कि चमार जाति के लोग हम पे कमेंट करते हैं, हमारी कटु आलोचना करते हैं। महार जाति में भी लोग कहते हैं कि गोली खाने के लिए महार, रोटी खाने के लिए चमार। क्योंकि हम चमार जाति के लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए महार जाति के यानी कि हमारी खुद की जाति के लोग हम पे ऐसा आरोप लगाते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ उनकी यही एक बड़ी शिकायत है कि ऐसे हालात में मैं महारों को ही पूरी मलाई खिलाता हूँ, चमार आदि अल्पसंख्यकों को कुछ मिलने नहीं देता। ये आरोप मुझ पर करना बेहद नीचता भरा है और ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। चमारों में से कुछ जिम्मेदार नेताओं द्वारा इस तरह के आरोप मुझ पर किए जाने से महार समाज के कई लोग जाहिर है कि नाराज हैं। उन्हें आगाह करते हुए मैं उनसे विनती करता हूँ कि उन्हें अपना गुस्सा काबू में रखना चाहिए। महार लोग बहुसंख्यक हैं, कोई कुछ कहे उनका कर्तव्य उनके लिए जाहिर है। अन्य अल्पसंख्यक जातियों का जिसमें कल्याण हो, जिसमें उन्हें संतुष्टि हो, ऐसी नीति ही अंत तक हमें अपनानी चाहिए। सामान्य साथी, यहाँ पर आप सुन रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का हूबहू भाषण। अब तक आपने सुना है महार जाति से बाबा साहब बिलोंग करते थे, लेकिन कटु आलोचना के शिकार थे चमार जाति से। लेकिन वर्तमान परिदृश्य उल्टा हुआ है थोड़ा सा। हमें वर्तमान परिदृश्य में भी तो देखना पड़ेगा। वर्तमान परिदृश्य में उत्तर प्रदेश में वही चमार जाति जो उस समय कटु आलोचना करती थी बाबा साहब का, आज डॉक्टर अंबेडकर मिशन में निश्चित रूप से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। और इतना ही नहीं साथियों, हम आपको बता दें, बहुजन समाज के सभी जातियां, सभी लोग कंधे से कंधे मिलाकर डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जिसे भी इस बात का एहसास हो चुका है कि आज जो कुछ भी स्वाभिमान है, सम्मान है, वो बाबा साहब की देन है, भारतीय संविधान की देन है।
वो स्वतः ही डॉक्टर अंबेडकर मिशन में जुड़ जाता है और अपने स्तर से हर संभव प्रयास करके कदम ताल मिलाते हुए डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में चमार जाति बहुसंख्यक है। सबसे ज़्यादा संख्या में अगर हम दलितों की बात करें, बहुजनों की बात करें, सबसे बड़ी संख्या में चमार जाति के लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में जब ज़्यादा जनसंख्या है तो निश्चित रूप से कि ज़्यादा प्रतिनिधित्व भी कहीं ना कहीं हासिल होता होगा। और ऐसे में हम इस संदेश को, इस बाबा साहब के भाषण को पूरी तरह से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लगेगा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिना वजह दोषारोपण करने वाले लोगों को इसी नीति को अपनाकर सही जवाब हम दे सकते हैं। अस्पृश्यों के बीच झगड़े पैदा हो, महारों के बीच चमारों को खड़ा कर हमारे समग्र कार्य का सर्वनाश करना और फिर हमारी ओर उंगली दिखाकर हंसना ही हमारे हित शत्रुओं का एकमात्र उद्देश्य है। हमें उनकी इस चाल को नाकामयाब करना होगा। बहुसंख्यक होने के नाते ये जिम्मेदारी महारों के कंधों पर ही आती है, ये निभानी ही होगी। महार समाज से मैं बारंबार यही बात कहता रहा हूँ कि जैसे को तैसा न्याय आप चमारों के साथ बरत सकते हैं, उनके किए का जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे आंदोलन का हित नहीं है। उदारता और क्षमाशीलता का ही हमें अनुसरण करना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि इस मामले में अपने समाज के लोगों के साथ जैसे का तैसा व्यवहार हमें नहीं करना है। संदेश मिलता है इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश से। बाबा साहब के स्पीच से ये बड़ा संदेश निकल कर आया। बाबा साहब कहते हैं अपने समाज के लोगों को हमें अलग नहीं करना है, उनके साथ जैसे का तैसा व्यवहार नहीं करना। वो अगर कटु आलोचना हमारी करते हैं तो हमें उनकी कटु आलोचना नहीं करनी है, बल्कि हमें उनको जोड़कर आगे बढ़ना है। उदारता और क्षमाशीलता का ही हमें अनुसरण करना होगा। ये बाबा साहब के शब्द हैं मेरे साथियों, इसलिए हमें भी तो धारण करना होगा। यदि हम डॉक्टर अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, मानते हैं कि हम सच्चे अनुयायी हैं, सच्चे अंबेडकरवादी हैं, तो क्या हम बाबा साहब के हमें हर बात का अनुसरण नहीं करना चाहिए? बाबा साहब कहते हैं उदारता और क्षमाशीलता का ही हमें अनुसरण करना होगा, ये आदेशित करते हैं मेरे साथियों। यही नीति हमारे काम के लिए और हमारे उद्देश्य के लिए आखिर हितकारी और भूषणास्पद होने वाली है। महार जाति के कुछ लोग भी मुझ पर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं शिक्षा का कार्य नहीं करता, केवल सत्याग्रह आदि आंदोलन करता हूँ जैसे आरोप मुझ पर लगाए जाते हैं। मेरे इन आलोचकों की नज़र में शिक्षा के क्या मायने हैं और भी कितने व्यापक हैं, इसका पता चलता तो उनका समाधान करना आसान हो जाता। सत्याग्रह के और इंसानियत के अधिकार प्राप्त करने के लिए छेड़े गए आंदोलन में उत्तम शिक्षा हो सकती है और मिल सकती है, ये बात मैं उन्हें अच्छी तरह समझा सकता हूँ। लेकिन भी जिसे शिक्षा कहते हैं वह शिक्षा देने के मामले में भी मेरी कोशिश मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले इन आलोचकों से बड़े हैं, ये मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ। मन ठाणे, अहमदाबाद, धारवाड़ आदि जगहों पर बोर्डिंग चलाए हैं मैंने। मेरी कोशिशों के कारण आज 70 छात्र मुफ्त में शिक्षा ले रहे हैं। लोग टीका टिप्पणी करते थे कि बाबा साहब शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं करते, सिर्फ सत्याग्रह करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा का मतलब भी तो आपको समझना होगा। शिक्षा सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं होती, सामाजिक रूप से व्यक्ति को जागृत करना बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है मेरे साथियों। जन जागरण करना बहुत बड़ा कार्य है। जहाँ तक शिक्षा के मामले में बाबा साहब कहते हैं हमने ठाणे, अहमदाबाद, धारवाड़ आदि जगह बोर्डिंग चलाए हैं। 70 छात्र मुफ्त में शिक्षा ले रहे हैं। मेरी आलोचना करने वाले भी इस मामले में अपनी कोशिशों का जायजा लें। जो मेरी आलोचना करते हैं उन्होंने कितनी कोशिश की। बाबा साहब ने एक तरह से उनकी तरफ भी इशारा किया। शिक्षा के लिए उन्होंने कितना पैसा खर्च किया और कितनी मेहनत की, ये वे जनता को बताएं, हमें नहीं, जनता को बताने का कार्य करें, क्योंकि वो जनता के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। खुद बिना कुछ किए औरों के बारे में इसने ये नहीं किया, वह करना चाहिए था,
आज बेकार की ऊंची हाँकनी नहीं चाहिए। नासिक जिले में ऐसे आलोचक खासकर मेरे देखने में आए। हालांकि उनकी आलोचना में थोड़ा दम तो जरूर है, लेकिन सतारा जिले के निकालजे आहद महार जाति के ही लोग मेरी आलोचना करते हैं। वह बिल्कुल बेसिर पैर की आलोचना होती है। कुछ खिलाफ करके दिखाना है, बेकार उल्टा सीधा बोलकर अपने आप को नेता कहलवाना, यही उनके जीवन का इति कर्तव्य है, ऐसा लगता है। अभी कुछ दिनों पहले निकालजे आदि लोगों ने सतारा जिले की ओर से महार समाज की एक परिषद बुलाई थी। इस परिषद का स्थान पुणे के मुजुमदार इनामदार साहब को दिया था। ये इनामदार जाति से ही नहीं बल्कि प्रकृति से भी पेशवाई के सच्चे वंशज हैं। पुणे के पर्वतीय सत्याग्रह के विरोध करने वालों में ये इनामदार साहब प्रमुख थे। ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाकर तथा अस्पृश्यों के आंदोलन के सूत्र एक पराये व्यक्ति के हाथों में सौंपकर निकालजे क्या दिखाना चाहते हैं। स्वावलंबन और स्वाभिमान की बुनियाद पर आज का अस्पृश्य आंदोलन खड़ा है। मुजुमदार साहब जैसे लोगों को अध्यक्ष बनाकर इन सिद्धांतों पर निकालजे आदि लोगों ने पानी फेर दिया। इसके बजाय अगर वे खुद अध्यक्ष बनते या अपने मतों को मानने वाले अस्पृश्य उपाधि धारक को ही अध्यक्ष बनाते तो लोगों को वह ज़्यादा पसंद आता। लेकिन इनामदार साहब को अध्यक्ष बनाकर वे खुद भी सभा में नहीं आए और न ही लोग इकट्ठा हुए। मुझ पर एक आरोप भी ये लगाया जाता है कि निकालजे जैसे लोगों के साथ में मिलजुल कर नहीं रहता, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि इनके साथ मिलजुल कर कैसे रहा जाए। जो सिद्धांत क्या है ये तक नहीं जानते, जानने की इच्छा है। जिनके पास स्वाभिमान नहीं है, केवल खुद का महत्व जो बढ़ाना चाहते हैं, उनसे कौन कहाँ तक और कैसे मिलजुल कर रहे, उन्हें कोई कैसे समझाए। ऐसे लोगों को आप जैसे आम लोग ही उनकी सही जगह दिखा सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जो बेहुदा आलोचना करते हैं, बेहुदा आरोप लगाते हैं, निराधार आरोप लगाते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता, ऐसे लोगों को हम कैसे समझाएं। उनकी सही जगह आप दिखा सकते हैं जनता से, बाबा साहब कहते हैं। सच्चा और लायक नेता कौन और अपना हित कौन साध सकता है, इसका निर्णय अब तो जनता को ही करना होगा। जिन्हें नेता बनना है वे भी ध्यान में रखें कि केवल मुझे नेता कहने मात्र से कोई नेता नहीं बन जाता। सम्मानित साथियों, यहाँ पर प्रश्न है, सहूलियतों का चूरमा और केवल पत्तों से पूछता है, ये आरोप बाबा साहब पर किसने लगाया था। गोली खाने के लिए महार और रोटी खाने के लिए चमार, ये किसका आरोप था। और अस्पृश्य आंदोलन का आधार क्या है। ये दो प्रश्न हैं, एक एक शब्द में आंसर देना है आपको। दोनों प्रश्नों के उत्तर बहुत ध्यान से आपको देना है। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देने के साथ साथ आप अपना नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने राज्य का नाम, स्टेट का नाम जरूर दीजिएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद। सामान्य साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है। बाबा साहब चाहते थे कि महाराष्ट्र में, मुंबई में एक ऐसा वैचारिकी सेंटर बने जिसमें पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों और समाज का मार्गदर्शन करने का कार्य करें। ऐसी रणनीति बनाएं। तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाजका के द्वारा कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द ये बनकर तैयार हो, 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। सम्मानित साथियों, SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड आपके समक्ष प्रदर्शित है। आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, आपके ही संकलन में आप ही संकलन करता है। आपका साधुवाद व्यक्त करते हुए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम समाप्त करने जा रहे हैं। मैं हूँ प्रस्तुतकर्ता के रूप में सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।